अब एक एक चीज को हम थोड़ा सा डिटेल से एक्सप्लेन कर दें। पी वेव को मैंने आपको क्या बताया कि पी वेव का मतलब क्या है कि जो ऊपर के दर्जे का हार्ट है हमारा पी वेव, उसके कॉन्ट्रैक्शन को हम कहते हैं एट्रियल डीपोलराइजेशन। क्यूआरएस को क्या कहते हैं? वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, मतलब निचले दिल के हिस्से का कॉन्ट्रैक्ट करना, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। और फिर टी वेव, टी वेव का क्या होता है? वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन, मतलब वेंट्रिकल का रिलीज होना। ठीक है, अब ये देखें आपके सामने एक नॉर्मल ईसीजी है, ठीक है, जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं वो अपनी जगह पे वापस आ रहे नजर आ रहे हैं, सिवाय एबीआर जो होती है ये लीड अपोजिट होती है, ये एरिथमियाज को देखें, इसको नहीं देखेंगे, ठीक है, लीड 1 2 3 देखेंगे, ये V1 V2। अब कुछ कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हैं कि ऊपर बन रहे हैं, ठीक है, ये कुछ कॉम्प्लेक्सेस आप देख रहे हैं V1 V2, ये नीचे की साइड पे फॉर्म होते हैं। क्यों? कि हम कहां V1 की लीड हम कहां पे लगा रहे थे? फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, और वहां से करंट कहां पे जा रहा होता है? टुवर्ड्स डाउन साइड। तो वो करंट के साथ ही लीड आपकी फॉर्मेशन होगी, तो वो नीचे को बनेगा। V1 कहां बन रहा है? नीचे को बन रहा है, ठीक है, तो इसलिए कॉम्प्लेक्सेस नीचे को आते हैं। ये हमारी एक प्राइवेट ईसीजी है, ठीक है, नॉर्मल ईसीजी, ठीक है। ये सारी चीजें हैं जो अब हम इसकी पैथोलॉजी पढ़ने लगे हैं कि क्या क्या इसमें एब्नॉर्मलिटीज आ सकती हैं, हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पेशेंट का हार्ट रेट कैसा है, उसका रिदम कैसा है, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ जब मॉडर्न हॉस्पिटल में आया तो हमारे एक एडमिनिस्ट्रेटर उन्होंने मुझे कहा सारी ईसीजी है, बहुत खराब ईसीजी है, ये आप जरा देखिए। तो पेशेंट है वो आ रहा है यहाँ पे, मैंने देखा, मैंने कहा ईसीजी तो ये सही है, मैंने कहा ईसीजी की गलत तरीके से गई है, ठीक है, क्योंकि ईसीजी करने की एक मशीन की खास स्पीड होती है, खास वोल्टेज होता है, उस पर ईसीजी की जाती है। तो जब भी आप कभी ईसीजी देखें तो पहले देखें कि क्या ये नॉर्मल कैलिबर में की गई है, नॉर्मल स्पीड पे की गई है या नहीं, ठीक है। The first step while reading the ECG to look for whether standardization is properly done. Look for the vertical mark and see that the mark exactly covered two big square on the graph. Standard calibration. स्पीड कितनी होनी चाहिए इसकी? 25 मिलीमीटर पर सेकंड और 0.1 मिलीवोल्ट पर मिलीमीटर, ये 10 मिलीवोल्ट का इसका इलेक्ट्रिकल सिग्नल होना चाहिए। अपने साथ इसी पे देखें, उसके ऊपर मेंशन हुआ होगा नीचे स्पीड, इसकी कितनी स्पीड है। और जो मैंने बताया आपको कि कैलिबर मार्क, ये पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 10 ये बिग स्क्वायर, ये आपको ईसीजी में साइड में नजर आएगा, ये देखें, सब अपनी ईसीजी में देखें, साइड में आपको इस तरह का एक मार्क नजर आएगा, ये वाला। ये अगर ये 2 लार्ज बॉक्स के बराबर है तो इसका मतलब है कि नॉर्मल वोल्टेज पे ईसीजी की गई है, ये देखिए, सब ईसीजी में मिल गया सबको, कोई कंफ्यूजन? और अगर ये आपको छोटा मिल रहा है इसका मतलब है कि ईसीजी सही वोल्टेज पे नहीं निकाली गई है। और अगर ये देखें 2 बॉक्सेस से 4 बॉक्सेस निकाला गया, इसका मतलब है किसी ने वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, 20 मिलीमीटर तक वोल्टेज बढ़ा दिया उसने। तो जब भी ईसीजी देखें पहले आप देखेंगे भाई सही ईसीजी निकाली गई, कैलिबर में नहीं निकाली गई, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। क्लियर है सबको? कितने लार्ज बॉक्स होने चाहिए? 4, तो नॉर्मल है ना, 2 तो जा रहे हैं सब, वेरी गुड। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या आपके पेशेंट का रिदम नॉर्मल है। रिदम नॉर्मल कैसे होगा? पूजा काम पे गई, वापस आ गई, कुरैशी काम पे गया, वापस आ गया, पूजा काम पे गई, वापस आ गई, कुरैशी काम पे गया, वापस आ गया, तानिया काम पे गई, वापस आ गई। अगर आपकी तीनों लीड्स, खास तौर पे पी वेव और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस एक साथ चल रहे हैं और रेगुलर आ रहे हैं, ये देखें रिदम एक रेगुलर आ रहा है, एक बिल्कुल कोई इसमें खास गैप नहीं है, और हर क्यूआरएस से पहले पी वेव आ रही है, मतलब पहले पी आएगी, पूजा आएगी, फिर क्यूआरएस, पूजा आएगी, फिर कुरैशी, पूजा आएगी, कुरैशी। तो इसका मतलब है आपका रिदम नॉर्मल साइनस रिदम है, कि मतलब आपकी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बिल्कुल ठीक चल रही है। ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पी के बाद ही आ रहा है, ऐसे नहीं पी नहीं आएगी। अब आपको हार्ट रेट कैसे कैलकुलेट करना है, आपको सीधे आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे पेशेंट का हार्ट रेट कितना है। तो देखो, इसको सिंपल याद करने का तरीका ये है कि एक कुरैशी मतलब एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और दूसरे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के दरमियान में कितने बॉक्सेस आ रहे हैं, ठीक है। काउंट द नंबर ऑफ बिग बॉक्सेस बिटवीन 2 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस एंड डिवाइड दिस इनटू 300। जितने भी आपके बॉक्सेस आ रहे हैं, एक लार्ज बॉक्स आ रहा है, 2 आ रहा है, 2.5, उसको आप डिवाइड किससे करेंगे? 300 से। तो जितने लोगों के पास ईसीजी हैं वो मुझे इस मेथड से हार्ट रेट कैलकुलेट करके बताएं कितना आ रहा है, ठीक है। एक लार्ज बॉक्स
दूसरा लार्ज बॉक्स, तीसरा, 3 लार्ज बॉक्स हैं, 4 लार्ज बॉक्स हैं, किससे डिवाइड करेंगे? मिनट से। तो आपको हार्ट रेट पता चल जाएगा कि आपके जो पेशेंट है उसका हार्ट रेट कितना है। आप इस सबकी चीजें वैसे अलग अलग हैं, सबके अलग अलग आएगा। कितना आ रहा है भाई? 75। गुड। और भाई जी, किसी का 100 आ रहा है? इतनी मुश्किल तो नहीं कि कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा। 72। गुड। हाँ भाई 70। ठीक है, तो कितने लार्ज बॉक्सेस आ रहे थे आप सबकी ईसीजी में? बिटवीन 1 QRS से दूसरी QRS कॉम्प्लेक्सेस में 4 आ रहे थे। 4 को जब आपने डिवाइड किया 3 रेट से तो कितना बन गया? 75। ठीक है, तो 75 हार्ट रेट। अब ये ईसीजी है, देखो गौर से देखो, पहले सारे इधर गौर से देखो, छोड़ दो पुरानी चीज को, इधर गौर से देखें। ये एक हमारे पास कुरैशी है और दूसरा ये कुरैशी है। एक लार्ज बॉक्स, 2 3 4 5 6 लार्ज बॉक्स हो गए। ठीक है, 6 को 3 से डिवाइड करें, कितना आंसर आएगा? 50 हार्ट। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोई पेशेंट का इसीलिए कि हार्ट रेट पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? कि अगर हार्ट रेट न्यू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइंस के मुताबिक अगर आपका हार्ट रेट 100 से ज्यादा है तो आप टैकीकार्डियक हैं, मतलब धड़कन आपकी तेज है, इसे कहते हैं टैकीकार्डिया। और अगर हार्ट रेट 50 से कम है तो उसे हम कहते हैं ब्रेडीकार्डिया। हार्ट रेट आपका कम है। पहले 60 की गाइडलाइंस थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि कौन से जो कार्डियक पेशेंट होते हैं बीटा ब्लॉकर ले रहे हो, उन्होंने कहा नहीं, आपका इतना हार्ट रेट कम रहेगा, इस्कीमिया कम होगा, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम होगी। तो अब नई गाइडलाइन के मुताबिक 50 से कम अगर हार्ट रेट है तो हम क्या कहते हैं? ब्रेडीकार्डिया। ये समझ में आ गया सबको? हार्ट रेट कंट्रोल करना। इसका हार्ट रेट कितना होगा? हाँ भाई, ठीक है, 4 बॉक्सेस आ रहे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, 400 डिवाइड बाय 300 डिवाइड बाय 4 तो कितना हार्ट रेट आ गया? 75। सबको आ गया समझ में? एनीवन इसको समझ में नहीं आ रहा? अब बताओ हार्ट रेट कितना है? ठीक है, ये एक कुरैशी और एक ये कुरैशी, ये एरिथमिया चल रहा है। ठीक है, इस तरह की ईसीजी जो लोग आईसीयू में काम करते हैं उनको इस तरह की ईसीजी नहीं, अभी क्या ईसीजी मैं इंशाल्लाह अभी आपको सिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी आपसे बताओ कि इसका हार्ट रेट कितना है। ठीक है, कितना निकला इसका हार्ट रेट? 1.5। देखो एक पूरा डब्बा भी नहीं है ना, 1.5 के करीब है, तो 300 डिवाइड बाय 1.5 तो उसका हार्ट रेट कितना चल रहा है? 200 बीट्स पर मिनट। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, 10 सेकंड। अब एक पेशेंट है हमारे पास जिसकी जो है ना धड़कन बेतरतीब चल रही है, उसका तो कभी कभी कॉम्प्लेक्स कभी आ रहा है, कभी दूर आ रहा है, कभी जल्दी आ रहा है। उसका हम कैसे करेंगे? उसकी ट्रिक क्या होती है कि आपने जो स्टेप होती है वो 10 सेकंड की होती है। ठीक है, उसमें आपने देखना है कि कितने लार्ज स्क्वायर्स आपके कितने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस आ रहे हैं, उसको आपने मल्टीप्लाई बाय 6 कर देना है। जैसे कि ये देखो कितने सारे कॉम्प्लेक्सेस आ रहे हैं ना, ये देखो लाइन से 1 2 3 4 5, ये आपके सारे करने हैं और मल्टीप्लाई किससे करना है? 6 से। मल्टीप्लाई किससे करना है? 6 से, क्योंकि 6 सेकंड्स से, तो आपने 6 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हार्ट रेट आ जाएगा 33 मल्टीप्लाइड बाय 6 198। तो उस पेशेंट का हार्ट रेट कितना है? 198। तो देखो अगर नॉर्मल आपने हार्ट रेट कैलकुलेट करना है तो उसका मेथड क्या है? एक कुरैशी के और दूसरे कुरैशी के दरमियान जितने लार्ज बॉक्स आ रहे हैं उसको डिवाइड कर देना है 300 से। और अगर आप देख रहे हो कि यार एक तो करीब आ रहा है, एक दूर आ रहा है, एक करीब आ रहा है, दूर आ रहा है, ये तो एकदम नॉर्मल चल रहा है, उसमें तो वो फार्मूला नहीं अप्लाई होगा। तो उसमें फिर अप्लाई क्या करेंगे? हम सारे बॉक्सेस को काउंट करेंगे और मल्टीप्लाइड बाय 6 कर देंगे, तो हार्ट रेट अचीव हो जाएगा। ठीक है, अब जो मैंने पहले बात की थी कि पी और आर कि पूजा और कुरैशी के दरमियान कितने सेकंड का नॉर्मल फासला होता है, वो होता है लेस देन 200 मिलीसेकंड। 200 मिलीसेकंड का मतलब है 1 लार्ज बॉक्स। तो पी और क्यूआरएस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 200 तक क्या आना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। इससे ज्यादा आएगा तो क्या होगा? हार्ट ब्लॉक होगा। ठीक है, और क्यूआरएस जो पूरा कॉम्प्लेक्स हमारा फॉर्म हो रहा है वो कितना होना चाहिए? लेस देन 120 मिलीसेकंड का। अगर इससे ज्यादा होगा तो हम क्या कहेंगे? ब्रॉड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्या कहेंगे? ब्रॉड मतलब चौड़ा। कुरैशी ने खूब खाना खाया, मोटा हो गया। ठीक है ना?
और QT इंटरवल कि जो Q से और T का इंटरवल है वो हमारा लेस देन 440 मिलीसेकंड होना चाहिए। इन सब की क्या क्या इंपॉर्टेंस है हम आगे बात करेंगे। बेसिक यार बात क्या करनी है कि P और R के दरमियान कितना डिस्टेंस होना चाहिए 200 मिलीसेकंड का। QRS जो पूरा फॉर्म हो रहा है उसमें कितना होना चाहिए लेस देन 110 का होना चाहिए और QT इंटरवल जो है हमारा वो 440 से कम होना चाहिए। ठीक है, ये देखो ये पूरे एक फार्मूला बना के दिखाया कि किस तरह PR इंटरवल QRS और ये सारी चीजें। ठीक है, ये PR इंटरवल है दोबारा इसमें आ गया। ठीक है, PR इंटरवल क्या बताता है एट्रियल डीपोलराइजेशन, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अगर PR इंटरवल अगर पूजा और कुरैशी में फटा हो गया और पूजा कुरैशी से 200 मिलीसेकंड दूर रहना शुरू हो गई, ऐसी चीज को क्या कहते हैं फर्स्ट डिग्री हार्ट लॉ। ठीक है, अगर P वेव में और QRS कॉम्प्लेक्सेस में, ठीक है, P आई कुरैशी आया नहीं, ठीक है, पूजा काम पे से आई है, फोन कुरैशी को आना चाहिए, वो अभी नहीं आ रहा, कह रहा मैं देर से आऊंगा, मैं नाराज हूं। फर्स्ट डिग्री हार्ट लॉ। अगर 200 मिलीसेकंड से ज्यादा का डिस्टेंस आ रहा है P वेव में और QRS में तो हम क्या कहते हैं उसको फर्स्ट डिग्री हार्ट लॉ। ठीक है, ये अभी आपको डिटेल आएगी। तो नॉर्मल PR इंटरवल जो होता है, शॉर्ट PR इंटरवल और लॉन्ग PR इंटरवल। लॉन्ग PR इंटरवल मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट डिग्री हार्ट लॉ होता है और शॉर्ट PR इंटरवल में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है। बात चीजें ऐसी होती है जो आपने बहुत कॉमनली देखी होती है ना, छिपकली, चूहा, कॉकरोच, ये सबने देखी है। शार्क मछली रियल में किसने देखी है? नहीं देखी ना। तो हमारा कॉमन आज की चीजें जो हमने बेसिक नाम दिए हैं ना कि आपने जो कॉमन चीजें ना सिर्फ वो आपको आनी चाहिए, वो मिस नहीं होनी चाहिए जो कि आप रोजमर्रा में देखते हैं। आप अगर आप एक साल एक ER में काम करेंगे कार्डियक ER में तो उसमें जो 99.99% चीजें वो बहुत कॉमन है, वो रिपीट हो गया। उसमें आपकी बिल्कुल ग्रिप होनी चाहिए कि बड़ा अटैक क्या है, छोटा अटैक क्या है, ये एरिथमिया कौन सा, उसमें बिल्कुल ग्रिप होनी चाहिए। रियल चीजों पे आप उसको छोड़ दें तो मेन चीजें उस पर बिल्कुल ग्रिप होनी चाहिए कि उसमें मिस नहीं, उसमें लाइफ थ्रेटनिंग है। ठीक है, अब ये देखें जो मैंने बात बताया था कि देखो ये P वेव बनी है और उसके बाद ये कुरैशी आई, पूजा आई, पूजा का फौरन कुरैशी नहीं आना था, वो नहीं आया, वो नाराज है, वो देर से आ रहा है। ये देखो ये P वेव बनी, एक लार्ज बॉक्स से ज्यादा डिस्टेंस आ रहा है और ये QRS बन रहा है, इसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं फर्स्ट डिग्री हार्ट लॉ। ये देखो P ने कांटेक्ट किया, उसके बाद QRS बहुत देर से आया, P ने कांटेक्ट किया और 5 एक लार्ज बॉक्स या स्मॉल 5 बॉक्स से ज्यादा का डिस्टेंस आ रहा है तो उसे क्या कहते हैं फर्स्ट डिग्री हार्ट लॉ। पूजा आई कुरैशी नहीं आ रहा, वो कितनी देर बाद आएगा 200 मिलीसेकंड, तो क्या हो गया फर्स्ट डिग्री, छोटा फटा है, अभी दोनों के दरमियान छोटा फटा है। ठीक है, शॉर्ट PR इंटरवल को छोड़, ठीक है, शॉर्ट PR इंटरवल में एक चीज होती है, हमने यहाँ कार्डियोलॉजी में एक केस अभी तक देखा है WPW का, इसमें शॉर्ट PR इंटरवल था। ये देखो बिल्कुल P वेव आई है और बिल्कुल उसके साथ ही फॉर्म QRS फॉर्म लगा, ये देखो P वेव आई और बिल्कुल उसके साथ ही QRS, इसे कहते हैं WPW सिंड्रोम या एसेसरी पाथवे। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम बीटा ब्लॉकर इसमें ऐसे पेशेंट को नहीं दी जाती। ठीक है, ये बहुत रेयर होता है लेकिन ये आया तो मैंने कहा चलिए आपको सिखा दूं। P और फॉरेन पे QRS बहुत ज्यादा दोस्ती हो गई कुरैशी और पूजा में, फॉरेन P आया और फिर फॉरेन QRS कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, इसे कहते हैं शॉर्ट PR इंटरवल। ठीक है, अब QRS इंटरवल, अब हम बात करेंगे कि जो QRS इंटरवल है वो ब्रॉड हो रहा है, शॉर्ट हो रहा है, उसमें क्या नॉर्मल में क्या बताया था आपको लेस देन 110 मिलीसेकंड तक अगर है तो नॉर्मल है, उससे ज्यादा जा रहा है तो अब नॉर्मल है। नॉर्मल QRS ड्यूरेशन 110 to 120 मिलीसेकंड होता है। इंपेयरमेंट ऑफ कंडक्शन इन आइदर द राइट और द लेफ्ट बंडल सिस्टम, ठीक है, विद कंप्लीट बंडल ब्रांच ऑफ द QRS इंटरवल एक्सीड 120 मिलीसेकंड ड्यूरेशन। अब इसमें मेन चीज हमें याद करनी होती है, वो याद होती है बंडल ब्रांच ब्लॉक। बंडल ब्रांच ब्लॉक का मतलब क्या है, जो करंट यहाँ से आ रहा है AB नोड से आया, SA नोड से AB नोड में, अब AB नोड से नीचे जा रहा है, उसमें ब्लॉकेज आ गई। अब इसमें बहुत आसान ट्रिक है, उसको समझ लो। ये देखो अगर V1 है, लीड V1 कैसे बन रही थी, नीचे बन रही थी, याद है V1 लीड कैसे बन रही थी, नेगेटिव बन रही थी। अगर V1 की लीड ऊपर बन रही है, V1 की लीड ऊपर बन रही है और 120 मिलीसेकंड से ज्यादा चौड़ी है, कुरैशी ऊपर जा रहा है और V1 में चौड़ा है, इसे कहते हैं राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। क्या कहते हैं, लीड V1 की बात कर रहे हैं। V1 नॉर्मल क्या बनती थी, नीचे बनती थी, नेगेटिव बनती थी। अगर V1 आपको ऊपर जा रहा है और चौड़ा हो गया 120 मिलीसेकंड से ज्यादा तो उसे हम क्या कहते हैं, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। और अगर V1 नीचे ही बन रहा है लेकिन चौड़ा हो गया है, मोटा हो गया है, तो उसे कहते हैं लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक।
आसान है, ठीक है। क्या कहते हैं उसे? लेफ्ट बंडल। अभी मैं सारी आपको डिटेल दिखाऊंगा ना इसी चीज की, तो आपको पक्के हो जाएगा, ठीक है। अगर V1 ऊपर बना, चौड़ा बना, क्या हो गया? राइट बंडल ब्रांच लॉ। V1 नीचे बना और चौड़ा हो गया तो क्या हो गया? लेफ्ट बंडल ब्रांच लॉ, ठीक है। कंडक्शन इन द बंडल ब्रांच परपेंडिकुलर। देखो ये आया यहाँ पे करंट और ये राइट साइड पे नहीं गया, ये राइट साइड पे करंट नहीं गया। अगर ये राइट साइड पे करंट नहीं जाएगा तो क्या होगा? राइट बंडल ब्रांच लॉ। लेफ्ट साइड पे नहीं जाएगा तो इस चीज में क्या नजर आएगा? लेफ्ट बंडल ब्रांच लॉ। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? ये इक्विवेलेंस होता है स्टेमी की, बड़े हार्ट अटैक की। अगर आप इसी में देखोगे किसी को पहली दफा ईसीजी हुई है, उसको पुराने कोई सिम्टम्स नहीं है और स्टेमी का कोई साइन नजर नहीं आ रहा, कोई हार्ट, लेकिन आप देखो उसको तो एलबीबी है, मतलब V1 नेगेटिव और चौड़ी है, या V1 ऊपर आ रही है चौड़ी, तो ये आप सोच सकते हो कि यार इसको कोई नया इस्कीमिया हो रहा है, इसके अंदर ब्लड फ्लो नहीं जा पा रहा है, जिसकी वजह से ये एलबीबी पैटर्न आ रहा है या आरबीबी पैटर्न आ रहा है, ठीक है, ठीक है, आरबीबी पैटर्न, ठीक है। ये एक एग्जांपल बताई गई है कि देखो तीसरा बंडल ये नॉर्मल है, ये देखो ये नॉर्मल है और ये आपको चौड़ा होके ऊपर दे रहा है। V1 की लीड जो है वो ऊपर, ये V1 की लीड डिस्कस कर रहे हैं, V1 ये नॉर्मल बनती है इस तरीके से। अब ये देखो ऊपर जा रही है तो ये आरबीबी पैटर्न आ रहा है और ये नीचे जाके चौड़ी हो रही है तो उसे कहते हैं एलबीबी पैटर्न। ये सिर्फ V1 में देखी जाती है, ठीक है। ये राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक की किसी दिखाई गई, ये बहुत क्लियर कट राइट बंडल ब्रांच। देखो ऊपर बन रही है, V1 कहां बन रही है? ऊपर बन रही है, ये क्या कहलाएगा? राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। अब ये देखो ईसीजी दिखाएंगे, ईसीजी में क्या चीज है? V1 में क्या नजर आ रहा है? राइट बंडल ब्रांच। देखो ये V1 कहां बन रही है? ऊपर बन रही है। कुरैशी कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है। कुरैशी कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है। नॉर्मली क्या होता है? ये नीचे को होता है, ठीक है। तो इससे हम क्या कहेंगे? ईसीजी में क्या चीज है? राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। देखो ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल होती है। V1 ये नीचे बनती है ना, ये नॉर्मल है। क्या चौड़ी है? नहीं है। अब देखो ये चौड़ी हो गई, 120 मिलीसेकंड ज्यादा चौड़ी हो, इसको वाइड होना शुरू हो, इसे कहते हैं लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। क्या कहते हैं? लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। ये नॉर्मल है और ये आपको अबनॉर्मल नजर आ रही है, ठीक है। ये देखो इसी चीज में, ये देखो, ठीक है। ब्रॉड V1 लीड नेगेटिव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स व्हिच इज ब्रॉड, इसे कहते हैं लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। क्या कहते हैं? और अगर ये ऊपर को बन रहा तो क्या कहते हैं? राइट बंडल ब्रांच। वेरी गुड यार, ऑडियंस तो जबरदस्त है माशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं क्यूटी इंटरवल की। क्यूटी इंटरवल की क्या सिग्निफिकेंस है? कि हार्ट के मसल हमारे रिलैक्स सही नहीं हो पा रहे, मतलब रीपोलराइजेशन सही नहीं हो पा रही, तो ये हम इसे कहते हैं क्यूटी इंटरवल। क्यूटी इंटरवल से मेजर इन लीड एवियल लीड में मेजर किया जाता है और ये क्यूटी इंटरवल यहां से लेकर यहां तक होता है। It includes the total duration of the ventricle activation and recovery. क्यूटी इंटरवल क्या देखते हैं कि ventricle activation कैसे हुई और उसकी रिकवरी कैसे हुई। अगर क्यूटी इंटरवल आपने देखा ईसीजी, यार इसको तो हार्ट अटैक भी नहीं है, इसको आरबीबी पैटर्न भी नहीं है, इसको एलबीबी पैटर्न, ये तो इसीलिए नॉर्मल है, लेकिन अचानक डॉक्टर सामने कॉल है, डॉक्टर सलान इसको जो है वो क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग है, क्या इसको ऐसा तो नहीं कि इसको हाइपोकैल्सीमिया हो, कैल्शियम कम हो, या हार्ट अटैक हो रहा हो, एक्यूट मायोकार्डिटिस हो रहा हो, या एक्यूट मायोकार्डियल इंजरी हो रही हो, या हाइपोथर्मिया हो रहा हो, या हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, इन सब कंडीशन में आपको क्यूटी इंटरवल क्या मिलेगा? बड़ा हुआ मिलेगा। कभी भी आप ईसीजी देखें और उसमें देखें कि यार क्यूटी इंटरवल तो बड़ा हुआ है, तो आप क्या सोचेंगे? कहीं इसका कैल्शियम का मसला तो नहीं है, इसका कैल्शियम कम तो नहीं है, कहीं इसको पुराना तो हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा, या अभी इसको कोई हार्ट की इंजरी तो नहीं हो रही, जो क्यूटी इंटरवल बड़ा हुआ आ रहा है। अगर आप देखते हैं कि क्यूटी इंटरवल शॉर्ट हो गया है तो क्या हो सकता है? इसका कैल्शियम ज्यादा हो सकता है। मैंने कई पेशेंट को देखा है कि उनका क्यूटी इंटरवल शॉर्ट। अब मैं इनसे पहला सवाल करता हूँ, क्या वो आप कैल्शियम डाल के पानी पीती? हाँ डॉक्टर साहब, तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, जब गर्मी लगती है ना वो कैल्शियम डाल के मैं पानी पीती हूँ, वो बड़ी वेंडा की तरह होती है, बड़ी जबरदस्त, उतना कैल्शियम बढ़ा हुआ होता है उनका। तो उनकी इस चीज में देख के मैंने कहा भाई वो नहीं पीना आपने, आपका जो है वो क्यूटी शॉर्ट है। तो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म होती है कि हाइपरकैल्सीमिया शॉर्ट क्यूटी में, और दूसरा हाइपरथर्मिया। अभी जब हीट स्ट्रोक हुआ था तो उसमें जब ईसीजी मेरे पास आती थी तो मैं देखता था इसका शॉर्ट क्यूटी है, तो मैं डायरेक्ट कहता था इसका फिगर बताओ, डॉक्टर साहब तो चेक ही नहीं किया, बस तो घबराहट नहीं, तो ईसीजी करके आपको भेजी नहीं कि ईसीजी कुछ गड़बड़ लग रही है। मैंने कहा फीवर देखा 105 106 का फीवर है,
तो हाइपरथर्मिया जब भी होगा, अभी हिलिस्ट्रोक में बहुत आ रहा था, तो उसमें शॉर्ट एंड क्यूटी इंटरवल मिलेगा, ठीक है। तो दो जो इंपॉर्टेंट चीजें ना, देखो वो ध्यान में रखो कि अगर लॉन्ग क्यूटी मिल रहा है आपको तो क्या हो सकता है, शॉर्ट क्यूटी मिल रहा है तो क्या हो सकता है, ठीक है। फिर बात करते हैं क्यूआरएस एक्सिस की। क्यूआरएस एक्सिस का क्या मतलब है कि पेशेंट का जो करंट एक्टिवेशन है, करंट जो जा रहा है वो क्या अपनी सिम में सही जा रहा है या अबनॉर्मल जा रहा है। इसको याद करने का बिल्कुल एक शॉर्टकट मैंने फार्मूला किया हुआ है कि देखो अगर लीड 1 ऊपर होती है, लीड 2 भी ऊपर होती है, ये ठीक है, ये क्या है, ये ऊपर जा रही है, पॉजिटिव है, और इसे क्या कहते हैं, नेगेटिव है, ठीक है। अगर नॉर्मल ईसीजी में क्या होता है, लीड 1 भी ऊपर होती है, लीड 2 भी ऊपर होती है, लीड 3 भी ऊपर होती है। अगर लीड 1 ऊपर है और लीड 2 आपकी नीचे नजर आ रही है, कौन सी, लिम्ब लीड्स, अपनी ईसीजी में देखें 1 2 3 तीनों ऊपर की तरफ होंगी। लेकिन अगर लीड 1 ऊपर नजर आ रही है और लीड 2 नीचे नजर आ रही है, दोनों में आपस में कुटी हो गई, लीड 1 कहां देख रही है, ऊपर देख रही है, और लीड 2 कहां देख रही है, नीचे। इसे कहते हैं लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। क्या कहते हैं, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। कि आपका जो हार्ट का रिदम है, जो करंट फ्लो हो रहा है वो सही सिम में नहीं हो रहा, वो लेफ्ट साइडेड हार्ट की तरफ ज्यादा जा रहा है। इसका मतलब है या तो वहां पे कोई इस्कीमिया है या कोई पैथोलॉजी है, ठीक है। दूसरा, अगर लीड V1 नेगेटिव हो गई इस तरीके से, जैसे ये है लीड V1 नेगेटिव, लीड 1 इज नेगेटिव और लीड 2 इज पॉजिटिव, दोनों एक दूसरे को देख रही हैं, दोनों एक दूसरे को देख रही हैं, ये अच्छा साइन है, राइट एक्सिस डेविएशन। सिंपल, समझ में आ रहा है। लीड 1 ऊपर है, लीड 2 ऊपर है, दोनों क्या चीज है, नॉर्मल। लीड 1 ऊपर है, लीड 2 नीचे, दोनों एक दूसरे को कुटी हो गई, वो यूं देख रही है, वो यूं देख रही है, क्या है, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। लीड 1 और लीड 2 एक दूसरे को ऊपर देख रही है, प्यार मोहब्बत नजर से, क्या हो गया, प्यार नहीं हो, राइट एक्सिस डेविएशन हो गया, है ना, ठीक है। अभी जब इसको प्रैक्टिकल करेंगे ना, आपको बिल्कुल असर हो जाएगा, बिल्कुल परेशान, किसी को कोई कंफ्यूजन है, मैं बार बार इसको रिवाइज कराऊंगा ना, अभी सब आपको चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। अब ये मुझे बताओ, ये क्या है, इसके ईसीजी में क्या है, ये V1 लीड 1 कहां है, ऊपर है, नीचे, और ये लीड 2 कहां जा रही है, एवीएफ में जा रही है, ऊपर जा रही है, ये क्या हो गया। अब आप इसको लीड 1 और 2 को भी दे सकते हैं और एवीएफ को भी दे सकते हैं। तो देखो दोनों एक दूसरे को देख रही हैं, लीड 1 ऊपर देख रही है, ऊपर को जा रही है, और लीड 2 कहां जा रही है, नीचे को जा रही है। मेनली क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को देखा जाता है, दोनों एक दूसरे को देख रही हैं। ये हम लीड 1 और 2 को भी देख सकते हैं और लीड 1 और एवीएफ को भी देख सकते हैं। एवीएफ में ज्यादा क्लियर भी नजर आ जाता है काम करता। 1 और एवीएफ, 1 और 2 दोनों एक दूसरे को देख रही, क्या हो गया। अब बताओ क्या है, 1 कहां दिख रहा है और एवीएफ कहां दिख रहा है, नीचे, दोनों में क्या हो गई, कुटी हो गई, ये क्या हो गया ना। अब हम बात करते हैं, अभी तक जो हमने बातें की, क्या बात की थी हमने, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बारे में। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से ब्रॉड होगा तो उसका मतलब पेंडल ब्रांच ब्लॉक है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ऊपर जा रहा है, आरबीयू पैटर्न, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नीचे जा रहा है, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। पी और आर इंटरवल के दरमियान 200 मिलीसेकंड से ज्यादा का डिस्टेंस है, क्या हो गया, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। पी और आर इंटरवल में 200 मिलीसेकंड का डिस्टेंस है, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। अब हम बात करते हैं कि जो दिल का हिस्सा है, 4 चैम्बर्स हैं, एट्रिया और वेंट्रिकल। अगर ऊपर जो एट्रिया है, अगर वो मोटा हो जाए, पूजा मोटा होना शुरू हो गई, पूजा मोटा होना शुरू हो गई, तो पी वेव में क्या चीज आएगी, और पूजा जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम अगर वो लंबा होना शुरू हो गए, या राइट एट्रियम लंबा होना शुरू हो जाए, लेफ्ट एट्रियम, तो हमारे पी वेव में क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो देखो पी वेव नॉर्मली इस तरह फॉर्म होती है, ठीक है। ऑलवेज पॉजिटिव लीड 1 एंड 2, ऑलवेज नेगेटिव लीड एरियाज, 3 स्मॉल स्क्वायर्स, ठीक है, और 2.5 स्मॉल स्क्वायर। अगर इतनी ज्यादा आ रही तो उसका मतलब है कि नॉर्मल है, ठीक है। अब हम एब्नॉर्मल कब कहेंगे, देखो अगर हमारी लीड जो है, लीड 2 लंबी आ रही है, 2.5 स्मॉल स्क्वायर से ज्यादा लंबी आ रही है, तो उसका मतलब है राइट एट्रियल इनलार्ज है, क्या है, राइट एट्रियल इनलार्ज है। और अगर हमारी लीड 2 में बाइफेसिड हम्प आ रहा है, इस तरीके से देखो, कैसे, इस तरह से कैमल होता है ना, कैमल, लीड में हम्प आ रहा है, तो उसका मतलब है लेफ्ट एट्रियल इनलार्ज है, ठीक है। पूजा या तो मोटी हो गई है, लंबी हो गई है। अगर मोटी हो गई है, ठीक है, तो लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट है, ये देखो बाइफिड आ रही है,
और कुछ जगह लंबी हो गई है तो राइट एट्रियल एनलार्जमेंट है, इसे कहते हैं पी पल्मोनार। ज्यादातर जो हमारे पास सीओपीडी होते हैं जिनकी लंग की पैथोलॉजी होती है उसमें पी वेव बड़ी मिलती है, पी वेव का साइज होता है वो बड़ा मिलता है। और जब भी लेफ्ट साइडेड हार्ट की डिजीज होती है कि लेफ्ट साइड में हार्ट पंप नहीं कर रहा, कोई वेल का प्रॉब्लम है, तो लेफ्ट एट्रियल एनलार्ज हो जाता है। लेफ्ट एट्रियल एनलार्ज होगा तो पी वेव कैसी मिलेगी? बाइफिट पी वेव मिलेगी, जिसका कैमल हम्प होता है। क्लियर है सबको? पी वेव अगर लंबी हो गई तो क्या हो गया? राइट एट्रियल एनलार्जमेंट। पी वेव अगर चौड़ी हो गई, हम्प आ गया, तो लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट। और ये कौन सी लीड में देखते हैं? लीड 2 में। अब ये देखो, मैंने एग्जांपल के तौर पे ये देखो, ये लीड 2 में कैसे नजर आ रही है, कितनी बड़ी है, नजर आ रही है सबको, पीछे वालों को? ठीक है, ये देखो पी वेव, ये पी वेव। जिनको नजर नहीं आ रही, मैं आखिर में जब सेशन कराऊंगा ना रिवीजन का तो सबको याद हो जाए, फिक्र नहीं करो। देखो पी वेव कितनी बड़ी नजर आ रही है लीड 2 के अंदर, इसका मतलब है कि इसको राइट एट्रियल एनलार्जमेंट है। ठीक है, ठीक है, ये कौन दिखाएंगे राइट एट्रियल एनलार्जमेंट? ठीक है, ये देखो ये क्या हो रहा है, पी वेव बाइफिट हम की तरह नजर आ रहा है, इसे क्या कहते हैं? लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट, नॉच आ रही है। ठीक है, ये देखो एक और एग्जांपल दी गई है, देखो ये नॉच की तरह आ रहा है हम। ठीक है, इसका क्या मतलब है? लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट। ठीक है, ये देखो लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट की एक और एग्जांपल दिखाई दे। ठीक है, ये नॉर्मल होता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सिटी का। ठीक है, अब एक चीज इंपॉर्टेंट होती है कि आपने जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन रहा है, एक पेशेंट आया, डॉक्टर साहब मुझे तो आजकल कोई तकलीफ नहीं हुई, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे पास शुगर है, शुगर बढ़ी हुई रहती है। आप क्या उसको देख के बता सकते हो कि इसको पहले कोई हार्ट अटैक हुआ है या इसके दिल के पट्टों का मसला है? वो हम कैसे बता सकते हैं? आर वेव को देखकर। लीड V3 के अंदर अगर आपको आर वेव नहीं मिल रही, ये देखो ये आर वेव नजर आ रही है, ये देखो ये आर वेव, ये आर वेव, अगर आर वेव आपको नजर नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि इसका पहले हार्ट अटैक हो चुका है, इसके दिल के पट्टे कमजोर हैं, इसे हम कहते हैं पुअर प्रोग्रेशन ऑफ आर वेव। ठीक है, अगर आर वेव आपको नहीं मिल रही है तो इसका मतलब है कि इसकी पैथोलॉजी है, पुराना कोई हार्ट अटैक हो चुका है। ये जस्ट एक गो थ्रू करने के लिए मैंने आपको बताया। ठीक है, नॉन पैथोलॉजिकल क्यू वेव्स आर प्रेजेंट इन 1-3 AVL V5 V6 पैथोलॉजिकल क्यू एट 2 मिलीमीटर डीप। अब देखो जैसे क्यूरेशी बनता है ना, क्यूआरएस बनता है, तो क्यू जो होती है डिफ्लेक्शन आती है। अब ये नॉर्मल भी आ सकती है, नॉर्मल कैसे में आती है? लीड 1-3 AVL V5 V6 में। लेकिन हम इसको कैसे कहेंगे कि पैथोलॉजी है? पहली बात तो क्यू वेव्स की इंपॉर्टेंस क्या है? अगर क्यू वेव्स आपको पैथोलॉजी में मिल रही है, इसका मतलब है कि जिस टेरिटरी में वो क्यू वेव्स आ रही है उस जगह का इंफार्क्शन हुआ है। वो जगह क्या हुआ है? इंफार्क्शन, मतलब इस जगह के हिस्सा डेड हो चुका है, इस जगह का इंजेक्शन फ्रैक्शन खराब हो चुका है, जिस टेरिटरी में भी आपको मिल रहा होता है। ठीक है, तो अगर 2 मिलीमीटर से बड़ी क्यू वेव्स आपको मिल रही है, इसका मतलब है कि ये पैथोलॉजिकल है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बताया गया। अब आपने देखना है कि भाई दिल का हिस्सा जो है क्या वो बड़ा तो नहीं हो गया? वो भी हम इस चीज देख के बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? कि अगर आपकी लीड 1 और लीड V4 या V5 दोनों को मिला के 35 मिलीमीटर से ज्यादा साइज बन रहा है तो उसका मतलब है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। क्या मतलब है इसका? लेफ्ट वेंट्रिकुलर। V1 कैसी होगी? नेगेटिव। अभी इसकी एग्जांपल आएगी, देखो मैं बता रहा हूं। ये V1 नॉर्मल बनी है ना, अब ये कितनी डीप बन रही है, देखो इतनी लंबी बन रही है। अब इसका बॉक्स काउंट करोगे, 1 लार्ज बॉक्स, 2 लार्ज बॉक्स, 3 लार्ज बॉक्स, 4 लार्ज बॉक्स, इसको और फिर आप V6 के बॉक्स काउंट करोगे 1 2 3 4 5, 5 और 5 कितने हुए? 100 कितने ज्यादा होगा? ठीक है, अगर ये आपको 350 से ज्यादा मिल रही है तो इसका मतलब है कि क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, कि आपका दिल का जो हिस्सा है नीचे का वेंट्रिकल लेफ्ट वाला, उसकी हाइपरट्रॉफी, वो बड़ा हो गया है। ठीक है, ठीक है, S in V1, देखो ये तो लीड आ रही है, ये हम कहते हैं V1 है। ठीक है, V1 का ये V1 है। ठीक है, और इन V1 इन R वेव इन V5 और V6, और R वेव किस देखेंगे? V5 और V6 में।
अगर इन दोनों को हम जमा करेंगे, इस लीड को V1 को और V6 को, इसका डिस्टेंस हम कैलकुलेट 1 लार्ज बॉल 2 3 4 5 और 1 2 3 4, इन दोनों को जमा करेंगे अगर वो 35 से ज्यादा बन रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। इसका मतलब है लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज बड़ा हो गया है। और अगर ये V1 ब्रॉड नजर आती, चौड़ी नजर आती और बड़ी नजर आती, तो हम क्या कहते हैं, कौन सी बीमारी है, LBB, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। अगर वो चौड़ी हो रही है V1 और नेगेटिव है तो क्या है, LBB है। और वो अपनी साइज की है लेकिन वो लंबी हो गई है, तो क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। और अगर ये V1 ऊपर चली जाती है, ऊपर जाती है और बनती है और चौड़ी होती है तो क्या होता है, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। दोबारा बताता हूँ, V1 अगर ऊपर गई है, चौड़ी है तो क्या है, RBB, राइट बंडल ब्रांच। V1 नीचे और चौड़ी है, क्या हो गया, LBB, लेफ्ट बंडल ब्रांच। V1 नीचे आई और अपनी साइज की है, पतली है लेकिन लंबी हो गई है, तो क्या हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। आगे इसमें क्या होगा, नेहा को तो होता है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी को, वो जो नीचे आ रही थी ना, देखो ये ऊपर चली गई, ये आर वेव ऊपर चली गई, ये लंबी हो गई है। ये RBB तो आ रहा है लेकिन साथ में क्या है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। आर वेव अगर 7 मिलीमीटर से ज्यादा लंबी हो तो हम क्या कहेंगे इसको, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी।